नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हर बार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये पता चल पाए कि आपको सजग कैसे रहना है स्वास्थ्य के प्रति और कैसे जागरूकता आपके अंदर आए कि हमें कैसे अपने दिनचर्या या जीवन शैली को रखने की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर M.K. साहनी सर से, जो कि होम्योपैथ चिकित्सक विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। सर, जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो मौसम है, ये हम जिस देश में है यहाँ तो तरह तीनों मौसम का हम लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन साथ में जैसा है समस्याएं भी आती रहती है। तो सर्दी के मौसम में कौन कौन से रोग हैं जो हो सकते हैं, पहले हम इसी पर जिक्र करना चाहेंगे आपसे। प्रीति, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सारे अपने देश में तो गर्मी, सर्दी, बरसात, बहुत सारे मौसम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जी। और सबसे उत्तम मौसम जो माना जाता है, जिसमें हम ज़्यादा अपने को स्वस्थ रहते हैं, खाना अच्छा से पचता है, फिर आप अपने को ठीक महसूस करते हैं, वो आपका सर्दी का ही मौसम होता है। बिल्कुल। वैसे तो बसंत ऋतु को भी कहते हैं कि वहाँ पर इक्वल टेम्परेचर होता है, लेकिन वह ट्रांजिशनल टेम्परेचर माने बीच का मौसम होता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। लेकिन ये जो सर्दी का मौसम है, ये काफ़ी दिनों तक रहता है। और अगर हम अच्छी तरह से रहें, अच्छे तरह से इसको समझें, इस अपने सिचुएशंस को, वातावरण को, अपने शरीर को, सबसे बड़ी बात होता है कि अपने शरीर को, क्योंकि हम होम्योपैथी में मानते हैं कि हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस महत्वपूर्ण में इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका इम्यूनिटी जो मैंने रोग से बचने की क्षमता, ये ज़्यादा मतलब रखता है। तो इस इम्यूनिटी को बचाए रखना और इस मौसम के साथ में उसको एडजस्ट करना, ये हम लोग केवल अपने एक ध्यान में रख करके, अपने आप को समझ करके ही इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही जो है सो बहुत बड़ा कारण बनता है। क्योंकि आप जानते हैं, बच्चे लोग को, वो लोग गर्मी का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो, उनसे मतलब नहीं है, उनको खेलने से मतलब है, अपने से मतलब है। तो ऐसे में उनको माता पिता कैसे उसका देखभाल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब समस्या आती है, समस्या मतलब कि रोग जब आ जाता है, तो उस समय में हम लोग तुरंत उसके डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इस चिकित्सा पद्धतियों में, मैं ऐसे तो सभी चिकित्सा पद्धति अपने आप में बहुत ही बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, तो मेरा मानना है कि होम्योपैथी बहुत ही बेहतरीन है सभी तरह की, और बहुत ही जेंटल, जिसको कहते हैं कि सरल है और आसानी से चलने वाला रोग ये चिकित्सा पद्धति है। तो इसका सहारा लेना चाहिए और जल्दी ही आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत सरकार जो है वो आयुष मंत्रालय के तहत ये होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रखा है। वहाँ से बहुत लोगों को जागरूक भी किया जाता है होम्योपैथी के प्रति। लेकिन होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने बात कही कि सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएँ हैं वो हो सकती है, लापरवाही भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन अगर हम समझना चाहें कि होम्योपैथ को पहले समझें, ताकि हम उसका इलाज या उसके जो दवाइयाँ हैं उसको अपनाकर रोज़ की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम उसको लेके थोड़ा सा हम अपने आप को सर्दी के मौसम में बचा के रख सकें। तो पहले होम्योपैथ के बारे में बताइए सर, कि होम्योपैथ पद्धति कैसे काम करती है या इनकी जो इलाज की प्रक्रिया है वो कैसी है। होम्योपैथी बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जी। मैं उतना प्राचीन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में हम लोगों का आयुर्वेद आता है, एलोपैथी आता है, वो हम लोग से भी पहले है। और करीब 250 साल पहले जर्मनी में के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। वैसे तो प्रकृति नियम पर आधारित होने के कारण हम लोगों के अपने भारतवर्ष में भी और भारतीय ग्रंथों में भी आपको होम्योपैथी का बहुत ही जिक्र है। और खास करके आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में आपको होम्योपैथी के जो सिस्टम है, जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है, यानी कि जिस चीज़ से आप बीमार पड़े हो
जिस चीज़ से आप बीमार पड़ते हैं, जैसे ठंडा का मौसम है तो ठंडे से बीमार पड़ते हो, तो उसको रोगी को ऐसी दवा देनी चाहिए जो कि ठंडा पैदा करता है, यानी कि लाइक क्योर समः समम सम्यति, हिंदी की हम लोग अपना श्लोक है, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन जो जर्मनी में थे उन्होंने इसका दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, है ना। ये सिमिलिया माने समान ही समान का इलाज करता है, लोहा ही लोहा को काटता है जी। और ये जो इसलिए माना गया क्योंकि ये इसका एक अस्थाई रूप आता है, इससे आपका कंटिन्यूटी बनी रहती है, ज़्यादा दिन तक ये टिक सकता है। तो एक तो पहला सिद्धांत यहाँ पर है समः समम सम्यति, यानी समान ही समान का चिकित्सा होता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण है वह आपका मिनिमम, सबसे न्यूनतम। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने भी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर में जो मात्रा जो होता है नगण्य होता, नहीं के बराबर होता है, यानी कि केवल एक स्प्रिट लाइक एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में होता है। तो ये ऊर्जा के ये इसलिए किया गया है कि हम लोग शरीर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके जीवनी शक्ति को मानते हैं। होम्योपैथी में जीवनी शक्ति की इलाज की जाती है, इसीलिए हम लोग का जो दवा होता है उस सूक्ष्मतम बनाया जाता है जिससे कि आपके जीवनी स्तर को टच करे जी। और तीसरा होता है आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, मोनो मिनी एंड सीमी। एक बार में एक ज़्यादा से ज़्यादा दवाई नहीं देना है जी जी। एक बार में एक ही दवा और बहुत ही कम से कम दवाई देना हो, इसलिए कहा गया तीन हम लोग कहते हैं मोनो मिनी सीमी। मोनो मतलब एक, मिनी मतलब कि कम मात्रा में, सीमी मतलब कि सिमिलर। ये होम्योपैथी का तीन जो है मूल सिद्धांत है जिस पर कि हम लोग चाहे कोई भी रोग हो इसी को लेकर के इसी के बैकग्राउंड में हम लोग इसका इलाज किया करते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन है और हम लोगों के जो जीवन शैली है, हम लोग के आम जीवन में भी आप देखते होंगे कि होम्योपैथी का बहुत सारा आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे आप गर्मी के मौसम में अगर आइसक्रीम खाती होंगी तो आप महसूस करते होंगे खाने के बाद में मुंह में थोड़ा सा गर्मी जैसा लगता है जी, है ना। क्यों होता है कि आपका आइसक्रीम ठंडक के लिए खा रहे हैं लेकिन ठंडक के बाद में वहाँ पर गर्मी उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए होम्योपैथी में कहा गया कि नहीं, वहाँ पर ठंडे को मारने के लिए अगर ठंडा ही चीज़ अगर कुछ लिया जाए तो वह ज़्यादा सही होता है। और ये आपका प्रकृति का नियम भी है ना। ठंडे के पानी में, ठंडे के मौसम में अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर से स्नान करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक रहेगा, आप किसी प्रकार के बीमार नहीं। लेकिन अगर बहुत ही गर्म पानी से नहा लेते हैं, बहुत लोग होते हैं कि भाप निकलता हुआ पानी से नहाते हैं और उनको एक्सपोजर लग जाता है, तो ये एंटीपैथी हुआ, है ना। लेकिन यह होम्योपैथी हुआ सिमिलर पैथी, मतलब समान ही है। आपको वातावरण के अनुकूल और वातावरण के अनुसार उससे मिलता जुलता और शरीर जीवन से मिलता जुलता ही दवा देना है। डॉक्टर साहब, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम जो एक रोग है जो खासकर सर्दी में लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है उसके ऊपर थोड़ा बात करें। तो सबसे आम अगर हम कहें तो वो ये है लोग उससे प्रभावित होते हैं, सर्दी ज़ुकाम, या फिर हम कहें कि एक जो वायरल संक्रमण भी फैलते हैं बहुत ज़्यादा, लोग बुखार में भी तपते हैं, सर्दी लग जाती है। इससे कैसे निकला जाए होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के माध्यम से? जो जाड़े के मौसम में जो मुख्यतः जो समस्याएं आती हैं हम लोगों के बीच में, वह उसके अंदर में आपको होता है कोल्ड एक्सपोजर, है ना, यानी कि ठंड लग जाना। ठंड लग जाना बड़ा लोगों को जानकारी नहीं होता है। बाहर निकलते हैं, लगता है कि हम तो बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा जब मौसम के साथ में टकराव होता है तो ठंड लग जाती है। ठंड लग जाने से महसूस लक्षण करेंगे, थोड़े से उल्टी जैसा होगा या सर में दर्द होगा या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है और किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लैट्रिन भी होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जो बॉडी किस तरह से उसको एक्सेप्ट किया, उस ठंडे को कैसे एक्सेप्ट किया। जैसे आप निकले, बाहर में निकल रहे हैं और बाहर निकल करके अचानक आप कुछ गरम कुछ ऐसा खाना पसंद अच्छा लगा देखने में और खा लिए, या बाहर में चल करके जब मौसम के अनुकूल आपने कपड़े नहीं पहने हैं, ड्रेस आपका जो है
बचाव एक्सपोजर में ज़्यादा एक्सपोजर लग जाता है। जी। तो एक्सपोजर जो है तो इसके बहुत ही अलग अलग परिणाम होते हैं जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप से दिखलाई पड़ता है। किसी को बुखार जैसा लग जाएगा, किसी का लैट्रिन डायरिया होने लगेगा, किसी को कपकपी जैसा शरीर में आने लगेगा। तो इसके अलग अलग लोगों के अंदर होता है। ये डिपेंड करता है उस बॉडी, मैंने कहा था कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान, शरीर का अपना संविधान, उसके अनुकूल ही यहाँ पर रोग पैदा होता है। हम जैसा है उसी तरह से, अगर हमारा, जैसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, किसी आदमी बहुत गर्म प्रकृति का होता है, कोई ठंडे प्रकृति का। अगर गर्म प्रकृति के आदमी हैं तो वो ठंडा ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे, जो ठंडे प्रकृति के आदमी हैं वो ठंडा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो ठंडे प्रकृति के आदमी होते हैं उनके लिए एक अलग दृष्टिकोण होगा इलाज करने के लिए, जो गर्म प्रकृति के आदमी होंगे उनके लिए अलग अलग दृष्टिकोण होगा इलाज करना। जी, टॉन्सिलाइटिस जो है ये भी बहुत ज़्यादा आम है सर्दियों में। जैसा कि आपने कहा कि जो लोग ठंड में एक्सपोजर में रहते हैं उनको लग सकती है ठंड की समस्या। उसके अलावा जो ठंड में भी बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर खुले में उनका जो गर्दन है वो खुला रहे, तो एक समस्या कॉमन है। मैं ये बिल्कुल साधारण भाषा में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो उसको समझें कि अगर हमारा जो ये गला है वो भी अगर खाली होता है तो उससे भी बहुत, कई बार हम लोग खुद भी झेलते हैं इस चीज़ को, जो टॉन्सिलाइटिस जो है वो हो जाता है। कैसे निकला जाए इसे, इस पद्धति से? गला को आप क्या समझते हैं? जी, गला जो है, ये जो एरिया जो है, ये हम लोग को लिंक करता है ना। शरीर पे जितने भी चीज़ हैं, आप हवा सांस लेती हैं वो इसी माध्यम से जाता है, खाना खाती हैं इसी माध्यम, काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया। तो क्योंकि और लेकिन सेंसिटिव होने के कारण और इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर में क्षमता है मैंने सहन करने का। आप बहुत गर्म खाना भी खा लेते हैं, इसी से पास करना है, ठंडा भी खा लेते हैं, इसी से पास करना है। आप कुछ स्मेल, गंदा स्मेल का नाक से सांस ले लेते हैं तो वह भी इसी से पास करना है। तो ये सारे के साथ में झेलने की क्षमता हम लोगों के गला के साथ में है। तो इस गला का देखभाल करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम लोग, अगर आप इस गले को देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये अपने आप में मजबूत है, देखने में बड़ा सेंसिटिव है लेकिन अपने आप में बहुत ही ये मजबूत होता है। लेकिन इसके साथ में इसको इसका देखभाल करने के लिए आवश्यक ये होता है कि हम इसके लिए एक अपना इसको समझें कि किस समय में क्या लिया जा रहा है, कि जिससे कि अचानक जो चेंजेज आएगा, सडन चेंजेज जिसको कहते हैं, अचानक चेंजेज आता है, उसमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो और इसी के पास में हम लोग का ये टॉन्सिल भी है। आपने टॉन्सिल का जिक्र किया, और वह टॉन्सिल एक ग्लैंड्स है जो हम लोग के लिए नेसेसरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, कटवा देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को जो टॉन्सिल हटा दिया जाता है तो बाद में उनको कुछ ना कुछ बना रहता है, क्योंकि बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सब का से जो हार्मोन निकलते हैं, जिससे कुछ निकलते रहते हैं, स्राव निकलते हैं, वह बॉडी के लिए, शरीर के लिए उपयोगी होता है। ये टॉन्सिल का होना ज़रूरी है। लेकिन टॉन्सिल चूँकि यहाँ पर है, गले से के पास में है, तो ये ज़्यादा प्रभावित होता है। और उसमें और ठंड के मौसम में ये जो है सब ठंडा से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए सूजन हो जाता है। टॉन्सिल की चर्चा जब हम लोग कर रहे हैं तो टॉन्सिल का जो है इम्यूनिटी पावर वह बच्चों में कम होता है ना, इसीलिए बच्चे ज़्यादा टॉन्सिल निकलते हैं। हम बड़े हो जाने के बाद में हम लोग एडजस्टेड हो जाते हैं और हम लोग को उतना टॉन्सिल्स का उतना प्रभाव नहीं होता है। आप अपने बचपन को अगर याद करेंगे तो लगेगा कि कभी ना कभी तो गले में टॉन्सिल बढ़ गया था, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं करते होंगे। ये होता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े लोग में नहीं होता है, बहुत कम होता है, नगण्य होता है, लेकिन बच्चों में ये टॉन्सिल का जो है होना ज़्यादा है। और वह थोड़ा सा देखभाल करें टॉन्सिल के लिए, और उसमें हम लोग का होम्योपैथी दवा बहुत ही उपयोगी है टॉन्सिल का इलाज करने के लिए। बिना सर्जरी के आप हम लोग के होम्योपैथी के दवा से ठीक हो जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ नहीं होंगे। कितने दिनों तक दवा लेना होगा इस टॉन्सिल को ठीक करने के लिए? जैसा कि मैंने बताया ना अभी कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रतिरोधक क्षमता होता है, तो उस प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से टॉन्सिल का इलाज करने के लिए बहुत समय का हम लोगों को
समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से। अगर काफ़ी टॉन्सिल माने सूजन, टॉन्सिलाइटिस जिसको कहते हैं, यानी कि टॉन्सिल में सूजन हो जाना, और सूजन हो जाने के बाद में उसमें थोड़ा सा एब्सेस घाव हो जाना, उससे स्राव निकलने लगे, तो 3 स्टेज हुआ। तो खाली अगर सूजन हो गया है तो आप थोड़ा सा, हमको लगता है कि 2 से 3-4 दिन में दवा से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर उसके अंदर में स्राव आ रहा है, तो पस जैसा निकल रहा है, तो थोड़ा सा और समय लगेगा। और अगर काफ़ी जटिल हो चुका है, काफ़ी इन्फ्लेमेटरी में, तो उस समय में थोड़ा सा और। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर खाली, और सर्दियों के मौसम में इन्फ्लामेशन, सूजन जिसको कहते हैं, इन्फ्लामेशन होना, ये स्वाभाविक है। और इस सूजन का इलाज आप होम्योपैथी के माध्यम से मात्र 2 या 4-5 दिन के, 1 सप्ताह मैक्सिमम मान के चलिए, 1 सप्ताह के अंदर में ठीक हो जाता है। मैं तो देखता हूँ कि अधिकांश रोगी हम लोग के 2 ही 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जी, गर्म पानी जिसको कहते हैं कि पीने से भी कुछ थोड़ी राहत होती है, या फिर सर्दियों में अमूमन गर्म पानी का अगर करें तो आपका क्या कहना है सर, कैसा रहेगा? हाँ, गर्म पानी का मतलब उतना गर्म नहीं। जी जी। जो मैंने गर्म में हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हॉट एंड वार्म, है ना। हॉट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर दवाई ये लेते हैं तो गले को बहुत नुकसान करेगा जी। अगर बॉडी टेम्परेचर्स के इक्विवेलेंट थोड़ा सा 19-20 हो तो वो चलता है। इसलिए बहुत ही गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। पानी सुसुम, जिसको हम लोग हिंदी में बहुत सुसुम कहते हैं, सुसुम पानी, वो उसको गले के लिए बहुत ही उत्तम होगा। और मैं तो कहूँगा कि आप सभी मौसम में अगर सुसुम पानी लेते हैं, गर्मी के मौसम में भी सुसुम पानी भी लेते हैं, ठंडे के मौसम में भी लेते हैं, तो उससे 2 फायदा होगा। गला तो बचा रहेगा, साथ में आपका खाने पाचन क्रिया भी आपका अच्छा होता है। क्योंकि बॉडी, अगर आपके शरीर में ठंडे पानी पी लेते हैं, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स पीने का प्रथा बहुत ज़्यादा है, ठंडा पानी पीने का, फ्रिज से निकाल करके तुरंत पानी का, तो उससे क्या होता है कि जब पेट में जाता है, गले को तो नुकसान पहुंचाया ही, पेट में जब जाता है तो वहाँ पर जाकर के आपका उसको थोड़ा सा गर्म होने का माने समय लगेगा। वहाँ पे अपने जब तक बॉडी टेम्परेचर के पास में नहीं आएगा तो वह पानी काम नहीं करेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, तो उससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं अच्छा, मन के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शरीर, इसलिए मैं देखता हूँ कि गर्म पानी पीने से, सुसुम पानी पीने से आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं इस मौसम में। जी डॉक्टर साहब, उसके बाद हम आते हैं लंग्स पे, जिसमें अस्थमा या फिर जिन्हें लंग्स में सूजन या इस तरह की जो समस्या होती है वो भी ठंड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो पहले से रोगी हैं उनको तो परेशानी होती ही है, साथ में जो कुछ नए भी हैं जिनको एक्सपोजर लगा तो उससे भी उनको ये निकल के आता है, तो फिर इसका इलाज कैसे है? हाँ, देखिए, लंग्स से रिलेटेड रोग जो हैं, अभी आपने कोविड के समय में देखा होगा, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आए सो लंग से रिलेटेड ही थे। और उस समय में, और कोविड एक ऐसा वायरस था जो कि आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ पूरे संसार को। तो उसी तरह से ये, यानी कहने का मतलब है, बहुत ही सेंसिटिव होता है किसी भी जीवाणु से, बिल्कुल, है ना। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, अगर शरीर में कहीं पर होगा उससे सबसे पहले तो आपका लंग्स को ही अफेक्ट करेगा। तो लंग्स जो है सो बहुत ही सेंसिटिव होता है। लंग्स को देखेंगे तो बहुत ही एक सॉफ्ट स्पॉन्ज टाइप का ऑर्गन है ना। अंग जो है सो स्पॉन्जी होता है, और उसमें आपको अगर छोटे से भी कुछ अटक जाते हैं, डस्ट आपने इन्हेल किया और डस्ट इन्हेल करने के बाद में वो अटक जाते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए ठंड के मौसम में, और बच्चे लोगों में ये जो निमोनिया जो सुना जाता है, जिसको कि देहातों में लोग हब्बा डब्बा कहते हैं, वो सब जो है सो लंग से रिलेटेड काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, जिसको कि पल्मोनरी डिजॉर्डर्स के रूप में इलाज होता है। और मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए भी होम्योपैथी बहुत ही उपयुक्त है जी। और और इसमें सबसे बड़ा बात है कि होम्योपैथी में आपको समय, लोग कहते हैं कि होम्योपैथी देर से काम करता है, मैं नहीं मानता हूँ।
होम्योपैथी जितना जल्दी इलाज करता है, जल्दी ठीक करता है, उतना और दूसरा पैथी नहीं करता। जी बिल्कुल, हम इस पे भी आएंगे कि होम्योपैथ कितना समय लग सकता है और भी बहुत कुछ सारी जानकारी है। होम्योपैथ कैसे काम करता है या फिर इससे जुड़े हुए और जितने भी सवाल हैं उस सब के हम जवाब को जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। होम्योपैथ कैसे काम करता है या फिर हमें किस तरह से परहेज करने चाहिए, इन तमाम बातों के लिए देखिए ज़रूरी बातें। होम्योपैथी पारंपरिक चिकित्सा से अलग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने पर बल देता है। होम्योपैथी दवा की एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर को स्वस्थ करने में सहायता करती है। होम्योपैथी आम बीमारियों, जीवन शैली संबंधी विकारों और पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी हद तक सुरक्षित और प्रभावी है। किसी भी रोग के इलाज के लिए होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श कर ही करें। डॉक्टर साहब, अभी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपने जिक्र भी किया था, छोटे बच्चों में सर्दी के मौसम में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अगेन वो कुछ समझते नहीं हैं तो खेलने पे रहते हैं या फिर एक्सपोजर में रहते हैं, जो ज़रूरी कपड़े हैं उसको भी नहीं पहनते हैं, तो फिर उनको ठंड लगना या उससे जुड़ी हुई समस्या होना आम है। कैसे निकले? अगर होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति की बात करें तो इसमें बच्चों का कैसे इलाज किया जा सकता है? देखिए, होम्योपैथी में चिकित्सक का तो एक रोल अलग होता है, लेकिन चिकित्सक से भी ज़्यादा रोल, सबसे बड़ा रोल माता पिता का होता है, खास करके गार्जियन का, केयरटेकर का जो है। अगर उनको समझदार होना पड़ेगा, पेरेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि अभिभावक होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभिभावक अगर इस बात को नहीं ध्यान में रखते हैं तो बच्चे को अच्छा गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। हम लोग के पास में, एक चिकित्सक के पास में या एक शिक्षक के पास में, रोगी बच्चा तो बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले तो उसका शिक्षा शुरू हो जाता है माता पिता के साथ में। तो उसके लिए माता पिता को ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं मौसम के अनुकूल कपड़ा पहने, जी है ना, मौसम के अनुकूल कपड़ा पहने, मौसम के अनुकूल खाना खाएं, उसी के अनुकूल अपने बॉडी का एक्सरसाइज भी करें। ये तीन बात जो है सो बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सभी कुछ हम मौसम के अनुकूल करना ये होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में अगर आप गर्म कपड़ा पहने हुए हैं तो नुकसान करेगा, काफ़ी टाइट कपड़ा पहने पसीना हो रहा है तो वह नुकसान करेगा। ठंडे के मौसम में आपको पसीना लोग नहाते नहीं हैं तो उसमें भी आपको नुकसान करेगा। ठंडे रोज़ नहाते नहीं हैं तो उससे भी नुकसान करता है। तो एक बैलेंस वे में चलना, संतुलित वे में चलना बहुत ही ज़रूरी होता है इससे बचने के लिए। और माता पिता का रोल, मैं कहा कि सबसे बड़ा रोल होता है गार्जियन का, अभिभावक का। जी, यानी कि अगर हम देखें तो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कई ऐसे रोग हैं जो, जैसे अस्थमा आपने बात कही, बच्चों को लेकर के बात कही, फिर जो कॉमन है सर्दी खांसी, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो इससे हम लोग निजात पा सकते हैं इस चिकित्सा पद्धति से। आप सर चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं सर्दियों के मौसम में ताकि वो स्वस्थ रहें? तो प्लीज़ आप बताएँ। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग ये मानते हैं, लोगों में आम धारणा है कि लू लगता है कब? गर्मी के मौसम में। मैं कहता हूँ कि ठंड में भी लू लगता है। कैसे लू लगता है? गर्मी के मौसम में तो शरीर से पानी सोख लिया जाता है, जाड़े के मौसम में आप ठंडे पानी पीते नहीं हैं, जब पानी की कमी होगी। और ये सबसे बड़ा बैलेंस को, वाटर बैलेंस बॉडी का मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं किसी को सर्दी ज़्यादा लगता है तो मैं उनको कहा करता हूँ कि आप पानी खूब पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी खूब पियो, बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगा। माने आपके अंदर में पानी का मात्रा बराबर हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। और ऐसा होता है, आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है खास करके। और दूसरा है कि आप खान पान को ठीक रखें, अपना
मौसम के अनुसार फल भी खाएं। लोग कहते हैं जाड़ा में फल नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जाड़ा में भगवान तो हम लोगों को जाड़े के मौसम में ही अमरूद दिए हैं। बिल्कुल, जाड़े के मौसम में ही बहुत सारे अच्छे फल हैं, सब्जियां भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं इस समय में। तो ये हम लोग के प्रकृति का वरदान है, और प्रकृति के अनुकूल अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपका स्वस्थ रहना। बिल्कुल, यानी जो प्रकृति ने दिया है वो प्रकृति की देन हर मौसम के अनुकूल है, उसको अपनाने से कोई खराबी नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला है और कैसे बताया कि सर्दियों में बचाव करना है, साथ में इलाज के बारे में जो आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा ये अंक होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति पर अब आधारित था और शीत ऋतु में कैसे बचाव कर सके इसी पे। उम्मीद है हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।